हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला सीट। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से कम समय पे इनके फॉर्मूले को हम लॉजिकल ढंग से सीख पाएंगे। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन है। अगर मैं बोलूं कि अगर हमारा पास कोई केमिकल एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो कोई ना कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। उसी डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इट मींस ये क्या है, ये एक तरीके से एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फार्मूला सीट के टर्म में इसको कन्वर्ट करें, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड हमारा क्या है बेटा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं, किस तरीके से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस को फाइंड आउट करते हैं, अब कब हम फैराडे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आज हम लोग इसमें अब सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तरीके से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो केमिकल एनर्जी को अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट करें, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। और जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो चार्ज का भी फ्लो होगा, वही चार्ज फ्लो करंट के फॉर्म में हमें जनरेट होता है। इट मींस अगर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो मुझे हर हाल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसीड करना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग सेटअप बनाते हैं। सेटअप में क्या होता है, दो हाफ सेल होता है। एक को बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सेकेंड को बोला जाता है रिडक्शन हाफ सेल। तो इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है कि हम लोग कोई मेटल का रॉड लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और यहाँ पर हम इसको क्या मानते हैं, कैथोड की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर हमेशा क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये आपको सभी को पता ही होगा कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, गेन करता है। तो ये दो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम वोल्टेज से भी बोलते हैं, यूज है, हम लोग अलग अलग मेटल रॉड का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल ना जाते हुए, क्योंकि फार्मूला सीट है, हम इसके बारे में डिटेल अभी जाएंगे नहीं। तो उसके बेसिस पे अगर इस सेल को हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके बीच में हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप का कोई ग्लास शेप होता है जिसमें हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। जैसे मान लो ये हमारा जिंक है ना, तो जिंक बार बार ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। तो इसके सॉल्यूशन में जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इस कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारा इनर्ट सॉल्वेंट है सल्फेट, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और हम बात करें कैथोड साइड में, तो कैथोड साइड में हमेशा कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर सल्फेट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो एनायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इट मींस जो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अब जिंक से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होगा और कॉपर की तरफ जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट हमेशा करंट क्या करता है, फ्लो करता है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि सर इस कंसेप्ट में किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्मूला सीट ही है। तो यहाँ पर टर्म आता है इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो इसके लिए आपको समझने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर मैंने कोई मेटल का रॉड ले लिया, और मेटल का रॉड में उसी मेटल का हमने क्या ले लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने जिंक ले लिया और हमने इलेक्ट्रोलाइटिक क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया। तो अगर हमारा मेटल का रॉड
उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मेशन होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो गेन करे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मेटल का रॉड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ने रिडक्शन पोटेंशियल को क्या माना है, स्टैंडर्ड माना है, इसीलिए हम लोग बार बार रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग लेकर चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि कोई जो हमारा मेटल का रॉड है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो सके, उसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। उस रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, तो हम लोग सेटअप बनाते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कोई ग्लास ट्यूब लिया, यहां पर हमने प्लेटिनम का फॉयल ले लिया, ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं, और इनकी सॉल्यूशन में क्या होता है, HCl को हम लोग फिल करते हैं। उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन भी होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं ताकि इनका सेल्फ पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमने सर्किट बना दिया तो वोल्ट मीटर किस तरीके से इनके पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर पाएगा, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके लिए क्या होता है, कुछ कंडीशन होता है कि हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हमारे कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलरिटी होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। उस कंडीशन में जो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है किसके बीच में, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर कैथोड का और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही हम लोग जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल का हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि सर कैसे जानेंगे कि ये जो पोटेंशियल है वो कैथोड का है कि एनोड का है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लो ये आयरन की वैल्यू इस तरीके से दिया हो -0.45 वोल्ट, और एक मेटल का इस तरीके से दिया हो, जैसे मैंने कॉपर 2+ के ले लिया तो इसकी वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट। तो अब बताओ इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा हुई, आप देखो कि 0.34 वोल्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई और -0.45 वोल्ट की वैल्यू कम हो गई। जो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी बिहेव लाइक एनोड, इसकी वैल्यू लेस है तो किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मेटल का जो डिफरेंस है, जो चार्ज का फॉर्मेशन है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कैथोड क्या होगा और एनोड क्या होगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो हमेशा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन में बार बार मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस जरूर दिया रहता है। इस तरीके से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन सेम है तो काम चलता है, लेकिन अगर मान लो दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो यहां पर नस्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। नस्ट इक्वेशन में कहा जाता है कि जब हमारा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकाला जाता है उसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। और इस नस्ट इक्वेशन को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या आती है, डिफरेंट आती है। मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो एक्चुअल सेल पोटेंशियल है उससे जस्ट डिफरेंट आती है। उस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए कौन सा इक्वेशन आया, नस्ट इक्वेशन आया। और नस्ट इक्वेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 टर्म यूज किया है। कंसंट्रेशन टर्म में इसका अलग वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग वैल्यू होती है, और गिब्स फ्री एनर्जी में भी इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म की बात करूं, जैसे मान लो हमने जिंक ले लिया, यहां पर हमने कॉपर 2+ ले लिया, और रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Zn2+ एंड कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर मुझे एक्चुअल सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में हम लोग कुछ वैल्यू क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.059 लॉग
एनोड का कंसंट्रेशन अपन कैथोड का कंसंट्रेशन। तो एनोड हमारा क्या है, जिंक है, ये हमारा जिंक का कंसंट्रेशन हो गया, और कैथोड हमारा क्या हो गया, कॉपर हो गया, तो कॉपर का कंसंट्रेशन मैंने राइट कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी नष्ट इक्वेशन को कंसंट्रेशन के टर्म में राइट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका फार्मूला क्या बन जाता है, ई सेल, जिसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। अब ये ध्यान देना बच्चों कि अगर मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 0.0591 आएगा, तो इसको आप लोग क्या मान के चलोगे, 0.06। इसकी अप्रॉक्स भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा कि जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में इक्वल हो जाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस कंडीशन में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जो हमारा जो एक्चुअल सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि हमारे एनोड का कंसंट्रेशन और कैथोड का कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो ई नॉट सेल की वैल्यू होगी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0591 अपॉन एन हो जाएगी, क्योंकि हमारे इस सेल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये वैल्यू यहाँ पर बाहर आ जाती है, यहाँ पर लॉग हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, केसी का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करेंगे तो हमारी इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अजय ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट आर वैल्यू ऑफ लॉग केसी, तो लॉग केसी कैसे निकालोगे, ये n से मल्टीप्लाई करेगा, n इंटू ई नॉट सेल अपॉन क्या होगा, 0.0591। इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आता है गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए मैक्सिमम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम इसे डिनोट करते हैं गिब्स एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। इसका फार्मूला था माइनस NF ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया है, अब उससे भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि सर बार बार n यूज हो रहा है, ये n है क्या, n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूज इन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज होगा वो वैल्यू कौन बताएगा, n बताएगा। f क्या है, फैराडे है। फैराडे मतलब क्या होता है, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 फैराडे की वैल्यू होती है। एक और फार्मूला आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.30 लॉग केसी। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके से भी आप गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। केसी के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये फार्मूला बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको 3 टर्म याद करना है। एक कंसंट्रेशन टर्म में अलग फार्मूला बनता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अलग बनेगा, और गिब्स फ्री एनर्जी में भी इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। अगर ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है। लास्ट अगर हम चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन प्रोसीड होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसमें रेजिस्टेंस तो जनरेट होगा ही। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, पर ओम होगा। ठीक है, उसी को हम लोग महो भी बोलते हैं। एनसीईआरटी महो दिया है, पर ओम का अपोजिट क्या हुआ, महो हुआ। हम इसको साइमन भी बोला जाता है, इसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप निकालने के लिए अब रेजिस्टेंस के एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ और एरिया के क्या होते हैं, रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है
वो लेंथ अपॉन एरिया के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जैसे आप कांस्टेंट हटाओगे तो रो, इसी रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आप ऑलरेडी आप फिजिक्स में आप लोग जानते हो। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और इसका आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि व्हाट आर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका अगर यूनिट निकालना हो तो बहुत इजी है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम होता है। एरिया को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर। जब इसको कट विट करोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर जैसे यूज किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या है, वो हमारा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं 1/रो। और रो का फार्मूला यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/r इंटू लेंथ अपॉन एरिया। इससे भी हम लोग कप्पा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे फार्मूला और फॉर्मेशन हो सकता है, आप इसको ध्यान से देखें। तो जो हमारा जो कंडक्टिविटी है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, वो 1/r इंटू एल अपॉन ए के क्या है, इक्वल है। तो 1/r को क्या बोलते हैं हम लोग, 1/r को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। और लेंथ अपॉन एरिया के रेशियो क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमारा ये भी तो फार्मूला बन गया कि हमारे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लास्ट में आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी है क्या, वैसे समझो जैसे मान लो हमने कोई 3D क्यूब बनाया, मैंने क्या बना दिया, 3D क्यूब का मैंने फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने मान लिया एनोड और इसको हमने क्या मान लिया कैथोड, और इसका कनेक्शन हमने वोल्ट मीटर से कर दिया। किससे कर दिया, वोल्ट मीटर से कर दिया। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, एरिया हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। और जो हमारा जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। और हमारा जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1 मोलरिटी हो जाए। तो उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी जनरेट होगा उसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी का सबसे सिंपल तरीका होता है, कप्पा को अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मोलरिटी से डिवाइड कर दिया, तो हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये कहां से 1000 आ गया, कहां से 1000 आ गया। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा कंसेप्ट देखना कि जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करता है, कप्पा पर डिपेंड करता है। और हमारा क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। अब ध्यान देना, अगर मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा इनटू वॉल्यूम लिखिए, इसको हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया मैंने। अब ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तब ये होगा, लेकिन अगर ml में करेंगे तो मोल इनटू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो VML इक्वल टू क्या हो जाएगा, VML इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो अगर हमारा मोल की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई, 1000 अपॉन मोलरिटी हो गई। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इट मींस ये हुआ कि हम लोग अलग अलग फार्मूला सीट यूज करके हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या क्या फार्मूला बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अलग होगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अलग होगा। आया स्टैंडर्ड